नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरव श्रीवास्तव। हमारे खास शो नेशन टू नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां सरहदों के पार की हर हलचल पर रहती है हमारी पैनी नजर। आज हम आपको सीधे जोड़ेंगे दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियों से, वो फैसले जो बदल रहे हैं वैश्विक समीकरण और वो घटनाएं जिन्होंने पूरे हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मचाई है हलचल। खबर सिर्फ हेडलाइन नहीं होगी, हर पहलू, हर रणनीति, हर असर, ग्राउंड जीरो के हालात, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया, वो भी तथ्यों के साथ, विश्लेषण के साथ और सबसे सटीक दृष्टिकोण के साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं टॉप अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं और पहली खबर पर नजर डालते हैं। आपको बता दें, 6 महीने पहले जिस युद्ध को जल्द खत्म करने का दावा किया गया था, वही संघर्ष अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बनता दिख रहा है। हॉर्मुज को लेकर ईरान ने एक नया दांव चल दिया है, जिसने ट्रंप के सामने नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ईरान के साथ जारी टकराव में ना तो निर्णायक जीत मिली है और ना ही आसानी से निकलने का रास्ता नजर आ रहा है। यह हमारी पहली खबर होगी। इसके अलावा दूसरी खबर पर नजर डालें तो दूसरी हमारी जो खबर है, यमन पर हूती का भीषण हमला। जी हां, यमन में हूती विद्रोहियों और सरकार समर्थित बलों के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। हूती विद्रोहियों ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई हमले किए, जिनमें यमन के 58 सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। यह हमारी दूसरी खबर होगी। तीसरी खबर का रुख करें। आपको बता दें कि तीसरी हमारी खबर होगी, पुतिन की पोर्ट वाली रणनीति आखिर क्या कहती है। दरअसल रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में अब ऊर्जा ठिकाने भी निशाने पर आ गए। यूक्रेन ने रूस के तेल भंडार और रिफाइनरियों को निशाना बनाते हुए बड़े ड्रोन हमले किए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि सेना ने रूस के बशकोर्तोस्तान और यारोस्लाव क्षेत्रों में तेल रिफाइनरियों पर हमले किए हैं। जवाब में रूस ने भी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। तो ये तीनों हमारी अहम खबरें होंगी। तो आइए एक एक करके इस पर नजर डालते हैं और आइए अब शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर के साथ। आपको बता दें कि जिस युद्ध को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द खत्म करने का दावा कर रहे थे, वही संघर्ष अब उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ईरान के खिलाफ शुरू की गई सैन्य कार्रवाई 6ठे महीने में पहुंच चुकी है और अब अमेरिका के सामने इस जंग से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो आसान नहीं दिख रहा है। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है, क्योंकि ईरान लंबे समय तक संघर्ष जारी नहीं रख पाएगा। उन्होंने हॉर्मुज से जुड़े मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीद भी जताई है, लेकिन ईरान ने ट्रंप के इस बयान को खारिज करते हुए इसे थिएटर डिप्लोमेसी करार दिया है। ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ ने कहा है कि बातचीत, दबाव और आरोप प्रत्यारोप सिर्फ एक रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने साफ कहा है कि ईरान को अब सिर्फ ठोस कदम और वास्तविक प्रतिबद्धताएं चाहिए। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रंप के पास इस संघर्ष से निकलने के लिए कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका के सामने 3 संभावित रास्ते हैं। पहला विकल्प है बातचीत का रास्ता। जी हां, बातचीत का रास्ता। माना जा रहा है कि ओमान की मध्यस्थता से हॉर्मुज से जुड़े मुद्दों पर किसी समझौते की कोशिश अंतिम चरण में पहुंच सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसे ईरान की बड़ी कूटनीतिक सफलता के तौर पर देखा जा सकता है। वहीं दूसरा विकल्प की अगर बात करें तो दूसरा विकल्प है सैन्य कार्रवाई को और तेज करना। अमेरिका ईरान पर नए हमले कर दबाव बढ़ा सकता है, लेकिन इस रास्ते के गंभीर खतरे भी इसमें नजर आ सकते हैं। इससे युद्ध और लंबा खिंच सकता है, पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ सकता है और अमेरिका को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। तीसरा विकल्प है मौजूदा स्थिति को बनाए रखना, यानी कि ईरान पर दबाव जारी रखना और जरूरत के मुताबिक सीमित सैन्य कार्रवाई करना। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह विकल्प भी ट्रंप को इस संघर्ष से सम्मानजनक तरीके से बाहर निकलने का रास्ता नहीं देगा। अब अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान की सैन्य क्षमताओं को काफी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन युद्ध के शुरुआती लक्ष्य अभी पूरी तरह से हासिल नहीं हुए। यही वजह है कि अब बातचीत और संभावित समझौते पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो वो खाड़ी देशों की ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बना सकता है। एक तरफ जहां ईरान हॉर्मुज को लेकर नया दाव चल रहा है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जल मध्य को फिर से खोलने के लिए ईरान के साथ जल्द समझौता होने का दावा किया है। You know, we have a thing called the blockade headed up by the U.S. Navy, and we control it. And now we control it, but they can always shoot something. They always have something or drop a mine.
And if you have one mine sitting out there, you sort of mess things up because people don't want to take their billion-dollar boats and accidentally get hit by a mine. But I think we're doing very well. I just, I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. और आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर हॉर्मुज को लेकर ईरान का नया दाव क्या है। दरअसल अमेरिका और ईरान में बातचीत ईरानी सांसद ओमान के जरिए हो रही है। मध्यस्थता ईरान का दावा है और उसके हाथ में जो प्रबंधन है वो रहेगा। समुद्री मार्ग के इस्तेमाल पर शुल्क का जो प्रस्ताव है वो है और जहाजों से 7% तक टैक्स लिया जाएगा। 75% ईरान और 25% तक ओमान का हिस्सा है। इसमें हॉर्मुज में अनिवार्य टोल का विरोध जो है वो देखने को मिलेगा। 8 बड़े शिपिंग संगठनों ने इस पर आवाज उठाई है और सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनियों ने यूएन और आईएमओ को पत्र भी भेजा है। हॉर्मुज में नया अस्थायी रास्ता बनाने का प्रस्ताव जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तरी और दक्षिणी अस्थायी रास्ते बंद होंगे। ओमान ईरान के बीच कई मुद्दों पर सहमति बन सकती है। तकनीकी मुद्दों पर लगभग जो सहमति है वो बनेगी और ये बनी भी है। तो ऐसे में अगर हम आपको बताएं कि जो अभी हालात हैं वो किस तरह से नजर आ रहे हैं, क्योंकि शांति की जो राह है वो किस ओर इशारा कर रही है, क्योंकि शांति की राह जो है वो आखिर मुश्किल क्यों है, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। ईरान और अमेरिका में गहरा अविश्वास जो है वो देखने को मिल रहा है। यही अमेरिका में पूर्व में परमाणु समझौते से बाहर निकलना और दोनों पक्षों द्वारा जो साफ तौर पर देखा गया है कि जो इन दोनों के बीच एक दूसरे पर संघर्ष विराम उल्लंघन के आरोप लगाना, ये अविश्वास को और ज्यादा गहरा बनाता है और यही सबसे अहम जो फैक्टर है वो निकलकर सामने आ रहा है। दोनों ही देशों के नेता किसी भी प्रकार के समझौते को झुकने के रूप में नहीं देखते हैं, चाहे बात ईरान की हो और चाहे बात अमेरिका की हो, जिससे कूटनीतिक जो लचीलापन है वो कम हो जाता है और इसीलिए ये जो बातचीत का दौर है वो भी किसी निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंच पा रहा। और इसके अलावा जो युद्ध की स्थिति है वो कैसी है वो ये तो पूरा विश्व जानता है। तो संघर्ष विराम उल्लंघन के आरोपों से जो तनाव है वो लगातार देखने को मिल रहा है। इजराइल का रुख और क्षेत्रीय शक्तियां, अमेरिका ईरान शांति रूपरेखा के बावजूद जो साफ तौर पर यहां पर देखने को मिल रहा है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में जारी सैन्य तनाव समझौते के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है और नेताओं में कूटनीतिक लचीलापन जो है वो कम नजर आ रहा है। तो ऐसे में इजराइल का रुख जो है वो बड़ी चुनौतियां साफ तौर पर पेश करता हुआ नजर आ रहा है। हॉर्मुज, जलडमरू मध्य और समुद्री सुरक्षा, वैश्विक तेल आपूर्ति के सबसे अहम समुद्री मार्ग पर नियंत्रण और सुरक्षा की गारंटी को लेकर दोनों देशों के बीच ये साफ तौर पर दिखा रहा है। लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह तनाव जो है वो लगातार जारी है और ये जो मौजूदा हालात हैं वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि भविष्य कैसा होने वाला है। पुराने हमलों से टूटा है सीज फायर पर भरोसा, क्योंकि पहले भी सीज फायर हुआ, उसके बाद जो बातचीत हुई थी, जो निर्णायक मोड़ लेने की बात कही गई थी, वो वहां तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए जो भरोसा है वो टूटता हुआ नजर आया। ईरान समर्थित गुटों पर इजराइल की जो चिंता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो ईरान समर्थित गुट हैं वो लगातार किस तरह से सवालों के घेरे में तो हैं, उसके अलावा लगातार इस पर जो संशय की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर जो विवाद है वो लगातार और गहराता जा रहा है। ट्रंप अपना जो बातें ट्रंप की तरफ से निकल कर आ रही है वो अपनी बातें रख रहे हैं और वहीं ईरान का अपना तर्क है। समुद्री सुरक्षा पर दोनों के अलग दावे हैं और ये अलग अलग दावे ही एक बड़ा जो हम कह सकते हैं जो पेच है वो फंसाते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए बातचीत की मेज से ये कहानी आगे नहीं बढ़ पा रही है। एक तरफ तो लगता है कि सीज फायर हो गया और उसके बाद से आगे अब शांति की राह निकलती हुई नजर आएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है क्योंकि लगातार जो हमले हैं वो लगातार देखने को मिले हैं। तेल आपूर्ति मार्ग की सुरक्षा बड़ा मुद्दा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और यही है जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित कर रखा है। जहाजों पर हमले का खतरा लगातार बरकरार है और यही जो तमाम चुनौतियां हैं वो तमाम देशों के सामने तो खड़ी हो रही हैं, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में जो कुछ हो रहा है उस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं और जब तक अमेरिका और ईरान एक साथ बातचीत की मेज पर आगे बढ़ते हुए नहीं नजर आते, एक शांति की राह पर आगे बढ़ते हुए नहीं नजर आते, तब तक ये स्थितियां कमोवेश ऐसी ही रह सकती हैं और ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम अब जो है वो बाधा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगातार हमने देखा है कि अमेरिका ने जो तर्क दिया था उस पर इजराइल ने जो अपनी बातें रखी थी ईरान को लेकर, वो कहीं ना कहीं बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हुए नजर आ रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस तरह की जो मौजूदा हालात है वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा या इसी तरह की स्थिति कमोवेश आगे भी देखने को मिलेगी। यूरेनियम संवर्धन सीमा पर जो मतभेद है वो लगातार देखने को मिला है और ये मतभेद अभी भी
हम देख रहे हैं कि उस पर कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा, और यही सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ है जो अभी भी कहीं ना कहीं इन देशों को आपस में अटकाए हुए है कि बातचीत की बात आगे की राह अब कैसे होने वाली है। IAEA निगरानी शर्तों पर असहमति है, और जिस तरह से IAEA के लिए कहा गया था कि वो एक बार जाकर वहां का जायजा ले पाए, वो अभी तक कमोवेश स्थिति अभी वैसी बनती हुई नहीं नजर आई है, जिसकी वजह से ये तमाम जो अभी स्थितियां हैं वो लगातार संदेह में हैं। और आगे क्या होगा, ये निर्णायक मोड़ ईरान को लेना है और अमेरिका को लेना है, तभी कोई बातचीत आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और शांति का जो मार्ग है वो प्रशस्त होता हुआ नजर आएगा। प्रतिबंध हटाने की जो ईरान की मांग है वो साफ तौर पर अपनी तरफ से उन्होंने रखी है। अब इसके लिए तमाम देशों के जो अलग अलग हम देख रहे हैं कि जो बैठकें हो रही हैं, वहां पर ये मौजूदा हालात यही बयां कर रहे हैं कि आखिर किस ओर ये युद्ध जाता हुआ नजर आ रहा है। जब्त संपत्तियों की वापसी का जो मुद्दा है वो लगातार हम देख रहे हैं कि हावी होता हुआ नजर आ रहा है, और इसी के लिए जो बातचीत है वो और ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी कोई इसका निर्णायक मोड़ साफ तौर पर देखने को नहीं मिला है। क्षेत्रीय शक्तियों का जो बढ़ता दबाव है वो भी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह के हालात है उससे साफ तौर पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि ये जो संघर्ष है, युद्ध है, वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्थायी शांति समझौता अब भी एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति में है, और यही चुनौती लगातार खड़ी कर रही है कि आखिर ये क्या कुछ होने वाला है, और क्या आगे जो मौजूदा हालात हैं वो ऐसे ही रहेंगे या साफ तौर पर जो शांति की राह है वो निकलती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हमने युद्ध शुरू नहीं किया। पेजेश्कियान ने कहा है कि युद्ध के दौरान हमने मुश्किल हालात का सामना किया और हम अब तक टिके रहे, और आगे भी हम मजबूत और ताकतवर बने रहेंगे। ما در گفتگو بودیم. اینا هی جنگ رو انداختن. البته این جنگ چون خیلی‌ها میگن آقا اینا اومده بودن جلو جنگ رو بگیرن، جنگ شد. ما جنگ رو شروع نکردیم. اینا با این وضعیتی که ما میرفتیم جلو، محاسباتشون این بود که مملکت اصلا خواهد پاشید و میگفتن تو این بستر میشه کاری کرد، ولی خب روند به اون شکلی که اونا میخواستن پیش نرفت. مردم ایران همراهی کردن، حتی اونایی که اعتراض داشتن. अब बात यमन की करते हैं। यमन में हूती विद्रोहियों और सरकार समर्थित बलों के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। हूती विद्रोहियों ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई हमले किए हैं, जिनमें यमन के 58 सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। हूती समूह ने मारिब और हद्रामौत इलाके में सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले करने का दावा किया है। संगठन के मुताबिक इन हमलों में सैन्य शिविर, हथियार और सैन्य वाहन नष्ट किए गए हैं। हूतियों ने पूर्वी यमन में सऊदी अरब से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई का भी दावा किया है। वहीं यमन सरकार ने हूती हमलों का जवाब देने की बात कही है, और इस बीच सऊदी अरब के नजरान इलाके में भी मिसाइल हमले की खबर सामने आई है। सऊदी अधिकारियों के अनुसार इस हमले में 4 साल के बच्चे समेत 11 नागरिक घायल हुए हैं। सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों पर जानबूझकर नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। सऊदी के मुताबिक इस तरह के हमले अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है। गौरतलब है कि अप्रैल 2022 में हुए युद्ध विराम के बाद यमन में संघर्ष की तीव्रता में कमी आई थी, लेकिन हाल के हमलों के बाद एक बार फिर क्षेत्र में तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। हूती ने कहां-कहां हमला किया है और इसके बाद क्या स्थिति बन रही है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। हूती विद्रोहियों ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। मारिब और हद्रामौत में मिसाइल ड्रोन से हमले किए गए। हमले में 58 यमनी सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। वहीं कई सैनिक घायल हैं। सैन्य शिविरों का इन्हें यहां पर नुकसान पहुंचा है। हूती ने दावा किया है कि हथियारों और सैन्य वाहनों को नष्ट किया गया है। वहीं पूर्वी यमन में सऊदी ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। यमन सरकार ने जवाबी कार्रवाई की बात कही है। सऊदी के नजरान इलाके में भी मिसाइल हमला हुआ है। वहीं हमले में 4 साल के बच्चे समेत 11 नागरिक घायल हुए हैं। सऊदी का आरोप है कि हूतियों ने नागरिक ठिकानों को अपना निशाना बनाया। वहीं सऊदी का कहना है कि हूती हमले अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। 2022 के युद्ध विराम के बाद फिर ये जो संघर्ष है उसका खतरा है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब रूस और यूक्रेन की बात कर लेते हैं। दरअसल रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में अब ऊर्जा ठिकाने भी निशाने पर आ गए। यूक्रेन ने रूस के तेल भंडार और रिफाइनरियों को निशाना बनाते हुए बड़े ड्रोन हमले किए हैं।
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि सेना ने रूस के बशकोर्तोस्तान और यारोस्लाव क्षेत्रों में तेल रिफाइनरियों पर हमले किए हैं। यारोस्लाव शहर के ऊपर हमले के बाद काले धुएं का गुबार देखा गया, जबकि स्थानीय प्रशासन ने इसे क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने यूक्रेन के 605 ड्रोन को नष्ट किया। रूस ने हमलों में 3 लोगों की मौत की जानकारी दी है। दूसरी ओर यूक्रेन पर रूसी हमले भी जारी हैं, जिनमें यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक 6 लोगों की जान गई है। दोनों देशों के बीच बढ़ते हमलों ने युद्ध को और तेज कर दिया है। रूस ने यूक्रेन को लेकर अब अपना प्लान बदल दिया है। अब रूस यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमला कर रहा है। वहीं यूक्रेन के बड़े ड्रोन हमले रूस के तेल ठिकाने निशाने पर बशकोर्तोस्तान और यारोस्लाव रिफाइनरियों पर यूक्रेन ने हमला किया है। यारोस्लाव में ड्रोन हमले के बाद काला धुआं उठा। रूस ने 605 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हवाई हमले नाकाम करने का दावा किया है। वहीं यूक्रेनी ड्रोन हमलों में रूस में 3 लोगों की मौत हुई है और यूक्रेन पर रूसी हमले लगातार जारी हैं। 6 लोगों की मौत और ऊर्जा ठिकानों पर हमलों से युद्ध का जो तनाव है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तमाम अहम खबरें हम आपको रूबरू करा रहे थे। कुछ और भी अंतर्राष्ट्रीय खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप उत्तर प्रदेश में अपनी मातृभूमि से दूर देश या विदेश में बसे हुए हैं? अब आप अपने पैतृक गांव की तरक्की में योगदान देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है मातृभूमि योजना, एक ऐसी पहल जहां आप अपने गांव के विकास में भागीदार हो सकते हैं। आपके द्वारा विकास कार्यों में 60% योगदान देने पर शेष 40% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और आपका या आपके पूर्वजों का नाम चयनित परियोजना के शिलापट पर अंकित किया जाएगा। आर्ट सिखाने का एक सेंटर खोलना चाहती हूँ। सरकार सहयोग कर रही है। स्टेडियम जो हमने बनाया है, इसमें बच्चों के लिए पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल एज वेल एज एजुकेशनल ट्रेनिंग होगी। आइए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के साथ अपने गांव के सपनों को साकार करें। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रत्येक के मन में सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या हमसे संपर्क करें। मातृभूमि के लिए आपका योगदान बनाएगा देश को महान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। थाईलैंड की बात करते हैं। थाईलैंड के एक स्कूल में शुक्रवार को 9वीं के छात्र ने फायरिंग कर दी। गोलीबारी में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 22 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक घटना राजधानी बैंकॉक के पास डिपसिरिन नोन्था बुरी स्कूल की है। स्कूल पहुंचने से पहले ही छात्र ने घर में दादा दादी की हत्या कर दी थी। वहीं बाद में दोनों के शव घर से बरामद हुए। फायरिंग में इस्तेमाल की गई 9 mm पिस्टल छात्र के दादा की थी, जो पेशे से शिक्षक थे। फिलहाल पुलिस हमले की वजहों की जांच कर रही है। हमले के बाद प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल ने कहा है कि वो ऐसे कानून लाने की योजना बना रहे हैं जो सार्वजनिक जगहों पर हथियार ले जाने पर रोक लगाएंगे। नए कानून के तहत सिर्फ ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों को ही बंदूक रखने की अनुमति होगी। दक्षिण पूर्व एशिया में आम नागरिकों के पास बंदूक होने की दर थाईलैंड में सबसे ज्यादा है। यहाँ नागरिकों के पास लगभग 1 करोड़ 3 लाख हथियार है। माना जाता है कि इनमें से लगभग 40 लाख हथियार गैर कानूनी तरीके से रखे गए हैं। और आइए बात करते हैं जापान की। जापान की ओर करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डॉल्फिन तूफान बढ़ रहा है और इसकी वजह से 2.6 लाख लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के आदेश दिए गए हैं, जबकि 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हालात को देखते हुए टोयोटा ने भी अपनी 9 फैक्ट्रियों में काम रोक दिया है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी JMA के मुताबिक डॉल्फिन कैटेगरी 1 का तूफान है और इसकी लगातार हवा की रफ्तार 144 किलोमीटर प्रति घंटे की है और झोंकों की रफ्तार जो है वो 198 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच रही है। यह तूफान क्यूशू और ओकिनावा के बीच स्थित द्वीपों की ओर बढ़ रहा है। तूफान की वजह से जापान का ओकिनावा द्वीप बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहां छुट्टियां मनाने गए कई हांगकांग के पर्यटक
उड़ानें रद्द होने के कारण फंस गए हैं और उन्हें अब जरूरी सामान की कमी, बिजली कटने और पानी की सप्लाई बाधित होने की आशंका का सामना करना पड़ रहा है। डॉल्फिन तूफान तेजी से चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है। चीन के मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार तक ये तूफान तट के करीब 820 किलोमीटर दूर था और इसके रविवार दोपहर से सोमवार सुबह के बीच झेजियांग और उत्तरी फुजियान के बीच कहीं टकराने की आशंका है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि तूफान की अलग अलग कैटेगरी से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आपको बताते हैं कि आखिर क्या जो कैटेगरियां हैं उनसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दरअसल डॉल्फिन तूफान किस तरह से कितना खतरनाक है ये हम आपको बता रहे हैं और इसमें आप समझिए कि हवा जो है वो 119 से 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहती है। असर जो इसका है वो पेड़ टूट सकते हैं, छतों को हल्का नुकसान और बिजली गुल हो सकती है। और इसके अलावा कैटेगरी 2 की बात करें तो हवा जो है वो 154 से 177 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। असर जो होता है वो पेड़ उखड़ सकते हैं, छतों को भारी नुकसान, कई दिनों तक बिजली ठप रह सकती है। और कैटेगरी 3 की अगर हम बात करें तो हवा 178 से 208 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। असर जो होता है घरों को गंभीर नुकसान होता है, सड़कें बंद होती हैं और लंबे समय तक बिजली और पानी की समस्या जो है वो देखने को मिलती है। कैटेगरी 4 की बात करें, हवाएं 209 से 251 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं असर जो है वो घर की जो छतें हैं और दीवारें हैं वो गिर सकती हैं, बड़े पैमाने पर तबाही आ सकती है। कैटेगरी 5 की बात करें तो हवा का जो रुख है, जो उसकी रफ्तार है वो 252 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा देखने को मिल सकती है। असर जो होता है वो सबसे खतरनाक तूफान इसे माना गया है और इमारतें पूरी तरह से तबाह हो सकती हैं। तूफान का प्रभाव महीनों तक हो सकता है। और इसके बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पेन की। यूरोप में प्रवासन को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। सेउटा में मोरक्को से बड़ी संख्या में प्रवासियों के प्रवेश के बाद इटली ने स्पेन से आने वाले कुछ यात्रियों पर अस्थायी बॉर्डर चेक लागू किए थे। अब इसके जवाब में स्पेन ने भी इटली से आने वाले यात्रियों के लिए अस्थायी सीमा जांच शुरू करने का ऐलान किया है। यह व्यवस्था शनिवार आधी रात से लागू होगी और 7 सितंबर तक जारी रहेगी। स्पेन का कहना है कि यह कदम लगातार बढ़ रहे अनियमित प्रवासन के दबाव को देखते हुए उठाया गया है। इससे पहले स्पेन ने इटली के फैसले को यूरोपीय एकता के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की थी। दरअसल ये विवाद 30 से 31 जुलाई को सेउटा में हुई उस घटना के बाद शुरू हुआ जब हजारों लोगों ने मोरक्को से स्पेन के इस उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की। इस दौरान करीब 72,000 लोग समुद्री और जमीनी रास्तों से सीमा पार कर सेउटा पहुंचे, जिनमें से ज्यादातर को वापस मोरक्को भेज दिया गया। और वहीं इटली सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा नियंत्रण से जुड़े फैसले उसके अधिकार क्षेत्र का हिस्सा हैं। सेउटा संकट ने एक बार फिर यूरोप में अवैध प्रवासन, सीमा सुरक्षा और मानवीय चिंताओं को लेकर बहस तेज कर दी है। और आइए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा है कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। इनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव में कथित गड़बड़ियों और स्थानीय विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। तो नेशन टू नेशन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। फिर होगी आपसे मुलाकात कल और आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ, क्योंकि डीडी न्यूज है लगातार जो खबरें हम दिखाते हैं वो, और उसके अलावा भी तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। और क्योंकि डीडी न्यूज है, भरोसा सच का। नमस्कार।